हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि कक्षा 12 के भौतिकी के सारे बच्चों के लिए। और आज हम लोग देखेंगे अध्याय 1 का पार्ट ए। और ये एमसीक्यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए। तो पार्ट ए में हम लोग देखेंगे आवेश एवं गुण पर आधारित एमसीक्यूज। चलिए पहला एमसीक्यूज में है क्वेश्चन, पहला प्रश्न है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का एसआई मात्रक आपको पता होगा कि कूलाम होता है, तो कूलाम इज द राइट आंसर। दूसरा है आवेश के द्वैत स्वरूप की खोज किसने की थी। द्वैत स्वरूप मतलब कि धनात्मक और ऋणात्मक ही आवेश होते हैं, इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी फ्रैंकलिन ने। तीसरा क्वेश्चन है कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों में क्या बल लगता है, मतलब किस तरह का बल लगता है। तो आपको पता होगा कि प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी आकर्षण का बल लगेगा। और प्लस प्लस जान लो कि ये विकर्षण लगता है, माइनस माइनस भी विकर्षण लगता है। तो प्लस और माइनस यानी धनात्मक और ऋणात्मक के बीच आकर्षण बल लगता है। कि चौथा क्वेश्चन है किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न होता है। तो आवेश उत्पन्न होने का कारण ही है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। या तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है या तो फिर अंदर आने पर ही उसमें जो है आवेश उत्पन्न होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा प्रश्न है आवेश किस में मापा जाता है। आवेश को नापा जाता है कूलाम में, है ना। छठा क्वेश्चन, छठा प्रश्न, प्राकृतिक रूप में कौन से आवेश स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र मतलब होते हैं कि जो पाए जाते हैं फ्री में, तो वो है इलेक्ट्रॉन। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में रहते हैं, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं रहते हैं। स्वतंत्र हमेशा कौन रह सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सातवां क्वेश्चन है कुल आवेश संरक्षण का नियम क्या। कुल आवेश संरक्षण, संरक्षण मतलब ये होता है कि जितना कोई चीज प्रारंभ में था उतना ही अंत में रह जाए। यानी आवेशों का संरक्षण का नियम यह कहता है कि जितना भी आवेश है वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा संरक्षित रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 कहता है एक कूलाम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक कूलाम में होते हैं 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और याद रखिएगा प्लस 18 है ना, 18 होता है प्लस 18। याद रखिएगा 19 वाला आप मार के नहीं आ जाइएगा, अमूमन इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए धनात्मक आवेश का कारण क्या होता है। तो धनात्मक आवेश का कारण ही है कि इलेक्ट्रॉन का हानि। अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए तो समझ लीजिए कि वो धनात्मक आवेश बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का हानि। ऋणात्मक आवेश का कारण क्या है। तो ऋणात्मक आवेश का कारण है तो होता है कि इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर जाए, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 11वां है कि आवेश की प्रकृति क्या होती है। तो आवेश की प्रकृति होती है द्वैत। द्वैत का मतलब होता है एक धनात्मक होता है या तो ऋणात्मक होता है। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है। तो आवेश का स्थानांतरण होता है विकिरण से, चालकता से, संवहन से या उपरोक्त सभी नहीं। तो इसका होता है विकिरण से या फिर चालकता से या संवहन से या उपरोक्त सभी। तो इसका आवेश का स्थानांतरण विकिरण से भी हो जाता है और चालकता से भी होता है और संवहन से भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब हम लोग देखें पार्ट बी जो कि कूलाम के नियम पर आधारित है। तो इसका पहला है, पार्ट बी का पहला प्रश्न है कि कूलाम का नियम किससे संबंधित है। तो कूलाम का नियम ही है आवेशों के लिए, जो कि विद्युत बल के लिए, यानी आवेश कूलाम का नियम विद्युत बल के लिए कि कितना बल लगाएगा दो आवेश। देखिए कूलाम बल का सूत्र क्या है। तो कूलाम बल का सूत्र ही है F बराबर के दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 × Q2/r², यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अच्छा, कूलाम नियतांक K का मान कितना होता है। तो कूलाम नियतांक का मान निर्वात में होता है 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और याद रखिएगा इसका वैल्यू भी याद रखिएगा और इसका ही मात्रक भी आप याद रख लीजिएगा। तो 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। प्रश्न नंबर 4 इसका
यदि Q1 और Q2 समान आवेश हो तो कब कैसे बल लगाएंगे? समान आवेश हो तो हमेशा हम जानते हैं कि ये आप विकर्षण का बल लगाएंगे यानी अपकर्षण का बल लगाएंगे। यदि Q1 और Q2 विपरीत आवेश हो तो विपरीत हो तो आकर्षण का बल लगता है। चलिए प्रश्न नंबर 6, कूलाम बल किस पर निर्भर करता है? तो कूलाम बल का सूत्र ही होता है F बराबर होता है K इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। इसका मतलब है ये दोनों आवेशों के गुणनफल, दूरी और जो माध्यम है उस पर निर्भर करता है। तो इसका मान निर्भर होगा आवेशों के मान एवं दूरी, है ना। तो पहला ऑप्शन इज सही है। यदि दूरी दुगुनी कर दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम जानते हैं कि ये होता है 1/r स्क्वायर। तो अगर दूरी दोगुना कर दिया जाएगा, यदि दूरी दोगुनी कर दी जाए तो याद रखिएगा बल 4 गुना घटेगा। तो बल क्या होगा? 4 गुना घट जाएगा, यानी ऑप्शन 2 सही है। अच्छा, K का मान वैक्यूम में कितना होता है? K का मान वैक्यूम, है ना, इसका मान होता है 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इतना होता है। चलिए प्रश्न नंबर 9, एप्सिलॉन नॉट, है ना, विद्युतशीलता जिसको कहते हैं, इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आप याद रखिएगा इसका वैल्यू और इसका इकाई भी। प्रश्न नंबर 10 है, कूलाम बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम बल का एसआई मात्रक होता है, कूलाम बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। तो ये होता है न्यूटन। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं पार्ट सी, जो कि विद्युत क्षेत्र पर है। कहता है एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ही होता है E बराबर Q/R स्क्वायर, यानी एक तो आवेश पर करता है और एक दूरी पर, यानी ऑप्शन नंबर 3 आवेश के मान पर, दूरी के वर्ग के स्क्वायर पर और दोनों पर, तो दोनों पर ही करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। E बराबर है बाई Q का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ही है कि विद्युत क्षेत्र की ये परिभाषा है कि प्रति इकाई विद्युत आवेश पर जो बल लगता है उसी को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन 2 सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 3 कहता है विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान दूरी बढ़ने पर क्या होता है? तो विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान दूरी बढ़ने पर क्या होगा? तो दूरी बढ़ने पर इसका मान क्या होगा? घट जाएगा। अगर ये दूरी बढ़ेगा तो इसका क्षेत्र घट जाएगा, यानी ये दूरी, ये क्या होगा? ये घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 4 विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता किसे दर्शाती है? सघनता यह दर्शाता है कि तीव्रता क्या है, वो उसकी अधिक है। अगर सघन ज्यादा है, आपस में लाइन ज्यादा है, आसपास ज्यादा लाइन है, इसका मतलब है कि तीव्रता उसकी ज्यादा होगी। प्रश्न है 5वां, यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण क्या हो सकता है? दोनों आवेश समान हो, नहीं, दोनों बल समान तथा विपरीत हो, या दोनों सही। तो पहला है कि किसी बिंदु पर विद्युत आवेश शून्य जो है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि दोनों आवेश समान है, दोनों बल समान एवं विपरीत है। ठीक बात है, आवेश दोनों ही समान हो जाए और दोनों ही बल क्या हो जाए? समान और विपरीत, यानी ऑप्शन दोनों ही सही है, इसलिए दोनों ही सही होगा, पहला और दूसरा। चलिए तो प्रश्न नंबर 6 विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके अनुसार होती है? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके अनुसार होती है? तो इसका होता है धन आवेश पर कार्य बल, यानी इकाई आवेश पर जो बल लगाता है वही तय करता है उसका दिशा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा निर्भर करती है धन आवेश पर कार्यरत बल पर। प्रश्न नंबर 7वां है, यदि Q बराबर 0, यानी आवेश अगर 0 हो तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? तो यदि Q बराबर 0 तो विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, है ना। E अपरिवर्तित रहेगा, E अनंत होगा और E मापना असंभव है। देखिए, यदि आवेश ही शून्य है तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? तो E क्षेत्र क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्यों?
ई जो है स्रोत आवेश पर निर्भर करता है, टेस्ट चार्ज पर थोड़े करता है। तो अगर टेस्ट चार्ज अगर हमारा 0 हो जाए, यानी जिसके द्वारा हम जांच रहे हैं अगर उसका मान 0 भी हो जाएगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये अपरिवर्तित रहता है। प्रश्न नंबर 8वां है, यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में बल का मान कैसा होगा। एक समान क्षेत्र में बल का मान, तो देखो E बराबर होता है F/Q, तो यहाँ से F बराबर निकलता है QE, इसका मतलब है F बराबर QE, जो कि पहला ऑप्शन है जो कि सही है। यदि दो आवेश Q और -Q बहुत पास में रखे होते क्षेत्र कैसे होंगे। बहुत पास में जब रखते हैं तो दोनों डायपोल जैसा हो जाएगा। डायपोल, एक -Q और एक +Q, तो ये डायपोल जैसा बना देगा। अच्छा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों नहीं काटती है। देखो, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर एक जगह पर काटेगी तो दो दिशा हो जाएगा, जो कि असंभव है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ दिशा निश्चित होती है, और दो रेखा अगर एक जगह काट देगा तो दो दिशा हो जाएगा, जो कि असंभव है। इसलिए इस ऑप्शन एक ही इसका सही उत्तर होगा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा। E बराबर F/Q। अब देखिए, इसका होता है न्यूटन, इसका होता है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम होगा। तो ऑप्शन के अनुसार है न्यूटन पर कूलाम। अच्छा, यदि प्रश्न नंबर 12वां कहता है, किसी आवेश Q पर विद्युत क्षेत्र में कार्य किया जाता है तो, किसी आवेश Q पर विद्युत क्षेत्र में कार्य किया जाता है तो QE दूरी पर तय होता है, QE बल पर लगता है ना। QE पोटेंशियल बनाता है, QE स्क्वायर बनाता है, नहीं, QE क्या होता है, बल लगता है, तो ये एक बल बनाता है। चलिए, अध्याय 1 का ही पार्ट डी देखते हैं, जो कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर है। कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा किस दिशा में होती है। तो हमेशा कैसा होगा, धनात्मक से ऋणात्मक, ऋणात्मक से धनात्मक, किसी भी दिशा में, दोनों। तो देखो, जब भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में मान्यता है कि ये प्लस से निकलता है और माइनस की ओर जाता है, यानी धन आवेश से निकलता है, ऋण आवेश की ओर जाता है, तो ऑप्शन 1 सही है। यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इसका अर्थ क्या है, अगर दो एक जगह काट देगा तो एक ही जगह पर दो दिशा हो जाएगा, जो कि असंभव है। तो इसका अर्थ है कि बल की दिशा क्या हो जाएगी, अनिश्चित, यानी दो दिशा हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 3 कहता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व किसे कहते हैं। घनत्व किसे दर्शाता है, मतलब अगर ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने आसपास बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी, यानी इसकी तीव्रता अधिक होगी। प्रश्न नंबर 4, एक समान विद्युत क्षेत्र में रेखाओं की स्थिति कैसी होती है। एक समान क्षेत्र में होता है समानांतर होता है। कैसा होता है, समानांतर, यानी समान दूरी बना के रखता है। प्रश्न नंबर 5, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि उसकी बल की दिशा क्या होती है, निश्चित होती है, इसीलिए कभी भी दो एक दूसरे को काटता नहीं है, क्योंकि इसकी बल की दिशा नजदीक होती है, निश्चित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। बोलता है प्रश्न नंबर 6, यदि रेखाएं सघन हो तो क्षेत्र कैसा होगा। यदि रेखाएं सघन हो, यानी बहुत पास पास हो, तो वो समझ लेना अधिक तीव्र भी होता है, तो ऑप्शन 1 सही उत्तर होगा। वक्र रेखाओं के कारण विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है। तो वक्र रेखाओं के कारण जो होता है, वक्र रेखाओं के कारण विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, परिवर्तन। जैसे वक्र बना रहा है, इसका मतलब है इसका विद्युत क्षेत्र हर जगह क्या है, अलग अलग है, यानी दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 कहता है, प्रश्न नंबर 8 कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस पर निर्भर करती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस पर निर्भर करती है, आवेश की प्रकृति पर, दूरी पर, माध्यम पर और सभी पर। हाँ, तो ये आवेश पर भी निर्भर करता है, दूरी पर भी और माध्यम पर, यानी ऑप्शन 4 जो होगा वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, यदि एक समान क्षेत्र में आवेश रखा जाए तो रेखाएं कैसा होगा। एक समान क्षेत्र में अगर आवेश रखा जाए तो कैसा होगा। तो एक समान क्षेत्र में जब रखा जाएगा तो ये कभी भी बदलेगा नहीं। एक समान क्षेत्र में आवेश रखा जाए तो एक समान क्षेत्र में सब हमेशा समानांतर होता है, यानी ये कभी बदलेगा नहीं।
प्रश्न नंबर 10, किसी आवेश के चारों ओर रेखाओं की संख्या किसे दर्शाता है? तो किसी आवेश के चारों ओर रेखाओं की संख्या क्या दर्शाता है? तो रेखाओं की संख्या यह दर्शाता है कि अधिक आवेश है। अगर मतलब ज्यादा रेखा है, इसका मतलब आवेश भी ज्यादा है। प्रश्न नंबर 11, क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं भौतिक वस्तु है? नहीं, ये एक काल्पनिक चीज है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसा थोड़े है कि कोई आवेश रख देंगे कि इसके चारों ओर रेखाएं खिंचा जाएगा, तो ये काल्पनिक रेखा होता है। वक्र रेखाओं के बीच कोण क्या दर्शाता है? वक्र रेखाओं के बीच कोण क्या दर्शाता है? तो वक्रता से दिशा में परिवर्तन आता है, यानी ये परिवर्तन को दिखाता है। चलिए भाग ई देखते हैं, जो कि विद्युत द्विध्रुव पर है। कहता है विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत मतलब आवेश, और द्वि मतलब दो, ध्रुव यानी माइनस और प्लस, यानी दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश का युग्म होता है। तो दो विपरीत आवेश हो जो एक दूरी पर, निश्चित दूरी पर होता है, उसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यानी टॉर्क। तो टॉर्क का निकलता है सूत्र P और E, है ना। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये होता है कूलम मीटर, है ना। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है, को एक आवेश ले लीजिए, है ना, और उन दोनों के बीच की दूरी। तो एक क्या हो गया? दूरी, यानी P का सूत्र होता है हमारा, P का सूत्र होता है P बराबर होता है एक कोई आवेश और इन दोनों के बीच की दूरी। तो ये कूलम और ये हो गया मीटर। तो ऑप्शन 1 सही उत्तर होगा। विद्युत द्विध्रुव पर बाह्य विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न आघूर्ण का सूत्र क्या होगा? तो आघूर्ण मतलब टॉर्क, इसका सूत्र होगा टॉर्क बराबर P और E, P क्रॉस E, P सदिश क्रॉस E सदिश, जिसको तोड़ने पर आ जाएगा PE sin थीटा, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1। आघूर्ण का सूत्र होता है P sin थीटा। आघूर्ण अधिकतम तब कितना होता है? अधिकतम आप जानते हैं कि साइन थीटा का मान जब सबसे बड़ा हो जाए, यानी 90 डिग्री पर, यानी सबसे ज्यादा होगा 90 डिग्री पर। आघूर्ण शून्य कब होता है? आघूर्ण शून्य कब होगा? आघूर्ण शून्य होना है, इसका मतलब है कि साइन थीटा का मान 0 हो जाए, तो या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री पर। प्रश्न नंबर 6 कहता है द्विध्रुव आघूर्ण किन पर निर्भर करता है? तो द्विध्रुव आघूर्ण निर्भर करता है P sin थीटा पर। प्रश्न नंबर 7, अक्षीय बिंदु पर द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? अक्षीय बिंदु पर द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? तो अक्ष पर, जैसे कि ये है माइनस, ये है प्लस, तो ये हो गया इसका अक्ष। तो अक्ष पर इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, यहाँ 2p लगता है और बाय r3। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि इसमें 1/r3 पर ये निर्भर करता है। तो ऑप्शन पहला ही जो है सही है। अच्छा, मध्यवर्ती जिसको समतलीय भी कह सकते हैं, उसका विद्युत ध्रुव का विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो देखो यहाँ पर सिर्फ 2πr होता है अक्ष पर, यहाँ पर 2 नहीं होता है, तो यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r3, यानी ऑप्शन 1 सही उत्तर होगा। बोलता है प्रश्न नंबर 9 कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा है P और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी 2L। अगर दूरी 2L से दिखाएं तो यानी हो गया P बराबर Q × 2L। इसलिए इसका होता है कूलम और इसका होता है मीटर। चलिए प्रश्न नंबर 10 कहता है विद्युत द्विध्रुव की स्थिर संतुलन स्थिति क्या है? स्थिर मतलब होता है P का दिशा और E का दिशा, दोनों की दिशा क्या हो जाए? सेम हो जाए, यानी दोनों 0 डिग्री पर हो रहे। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव की अस्थिर मतलब 180 डिग्री पर हो जाए, यानी अगर P इधर जा रहा है तो ये E इधर रहे, मतलब 180 डिग्री पर रहे।
तो 180 डिग्री पर अस्थिर और स्थिर होता है 0 डिग्री पर। प्रश्न नंबर 12 कहता है विद्युत द्विध्रुव का प्रभाव किस माध्यम में कम होता है। विद्युत द्विध्रुव का प्रभाव किस माध्यम में कम होता है। तो देखिए अगर पराविद्युतांक जिसका ज्यादा रहेगा, तो देखिए जल का पराविद्युतांक सबसे अधिक होने के कारण और पराविद्युतांक जिसका ज्यादा रहेगा, याद रखना विद्युत क्षेत्र का प्रभाव उसका है उतना ही कम होगा। तो जल का होता है पराविद्युतांक 80, ये भी ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा है, जबकि इसका कम होता है, इसका भी कम होता है इसका, तो इसलिए जल में सबसे प्रभाव सबसे कम होगा जल में। चलिए मूव ऑन करते हैं अगला भाग जो कि है गॉस के नियम पर। कहता है गॉस का नियम किससे संबंधित है। तो गॉस का नियम ही संबंधित है विद्युत प्रवाह पर। गॉस के नियम का गणितीय रूप क्या है। तो गॉस के नियम का गणितीय रूप है कि फाई यानी विद्युत फ्लक्स जिसको दिखाते हैं 1/ε0, 1/ε0 और क्यू आवेश यानी फाई बराबर इतना होता है, यानी फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू यानी ये वाला। विद्युत प्रवाह का एसआई मात्रा क्या होता है। तो विद्युत प्रवाह का एसआई मात्रा क्या होगा। तो देखो ई डी एस, अब इसका होता है न्यूटन पर कूलम और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। गॉस के नियम में सतह किस प्रकार होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। गॉस के नियम में सतह कैसा होता है, काल्पनिक बंद सतह होता है। और याद रखिएगा ये आकार पर निर्भर नहीं करता है। गॉस के नियम में जो गॉस सतह होता है ना, ये आकार पर नहीं होता है, सिर्फ इसमें क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, और ये काल्पनिक है। प्रश्न नंबर 5वां, यदि किसी बंद सतह के भीतर कुल आवेश शून्य हो तो प्रवाह कैसा होगा। अगर बंद आवेश के अंदर कुल 0 हो जाए, कुल कितना हो जाए 0, तो याद रखिएगा आवेश का प्रवाह भी क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। गॉस के नियम का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो गॉस का नियम का प्रयोग किया जाता है विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने में, विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने में यानी विद्युत क्षेत्र निकालने में। प्रश्न नंबर 7, गॉस के नियम में विद्युत क्षेत्र का मान किस पर निर्भर करता है। तो गॉस के नियम में विद्युत क्षेत्र का मान किस पर निर्भर करता है। क्या आवेश पर निर्भर करता है, क्या माध्यम पर निर्भर करता है, क्या सतह के आकार पर नहीं, और सभी पर नहीं। तो ये तो सभी पर करता है, आवेश पर भी करेगा, माध्यम पर भी करेगा, सतह के आकार पर भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4। गॉस के नियम के अनुप्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है। तो गॉस का नियम का प्रयोग किया जाता है जहां पर समान रूप से आवेश फैला रहे। असीमित वस्तुओं पर गॉस का नियम का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी आवेश समान रूप से फैला रहे तभी गॉस का नियम प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, गोलक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो गोलक के अंदर अगर देखने जाएंगे, यहाँ जैसे आवेश इस तरफ चारों तरफ है, तो अंदर में इसका माना जाता है 0। क्या माना जाता है 0। इसलिए कभी भी खराब मौसम हो, जब बिजली कड़के ना, तो कार के अंदर जाके कार को बंद करना चाहिए ताकि उसके अंदर का विद्युत क्षेत्र क्या हो जाए 0। तो ऑप्शन पहला सही होगा। यदि विद्युत क्षेत्र एक समान हो तो प्रवाह कैसा होता है। यदि एक समान हो तो ए इंटू ए होगा, अगर एक समान हो तो ई इंटू ए होगा। गॉस के नियम का प्रयोग किस में किया जाता है। तो गॉस के नियम का प्रयोग किसी भी सतह पर कर सकते हैं, सिर्फ बंद होना चाहिए। तो गोलक में कर सकते हैं, सिलेंडर में कर सकते हैं, संपूर्ण आवेश संधान में और सभी में, तो सभी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। गॉस का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं भाग जी। भाग जी है, ये है गॉस के नियम के अनुप्रयोग पर आधारित। कहता है गोलाकार आवेश वितरण के लिए गॉस के नियम से विद्युत क्षेत्र निकालो। गोलाकार है ना, इस पर। तो गोलाकार जब रहता है तो ये बिंदु आवेश की भांति होता है, यानी E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r², यानी ऑप्शन पहला सही है। गोलक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या मानता है। खोखला गोला के अंदर होता है 0। सिलेंडर के लिए गॉस का नियम क्या है। तो सिलेंडर के लिए है E बराबर
है ना, ई बराबर लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आर। और इसमें जो सबसे मेन चीज आप याद रखिएगा कि ई जो होता है 1/r पर निर्भर करता है। एक सीधी तार अगर है और यहाँ पर अगर आवेश है, अगर इसका विद्युत क्षेत्र आप निकाल रहे हैं तो याद रखिए 1/r पर निर्भर करता है। तो ये होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। और देखिए ई और आर का क्या रिलेशन है, सिर्फ आर पर निर्भर करता है। चलिए अगला, अनंत लंबी पतली तार का विद्युत क्षेत्र। तो अभी तुरंत बताया गया है कि ई बराबर है ना लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यानी रैखिक आवेश घनत्व के अनुसार। प्रश्न नंबर 5वां, अनंत समतल पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र। अनंत समतल पृष्ठ अगर रहेगा, अनंत समतल पृष्ठ है तो ई बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अनंत सिंगल अगर प्लेट है तब, अगर डबल रहे तब ये वाला होगा, लेकिन सिंगल अगर रहेगा तो इस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर होगा। गोलक के बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? गोलक के बाहरी बिंदु पर, तो गोलक के बाहर बिंदु पर जो होता है ये बिंदु आवेश के समान होता है, क्योंकि इसका मान ही होता है E बराबर K इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर निकला, और ये भी बिंदु आवेश के लिए भी होता है, तो यानी ऑप्शन पहला सही है। समान रूप से आवेशित पतली खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो खोल के अंदर बोल तो रहे कि कितना होगा, 0, यानी ये होगा 0। गाउस के नियम से समतल पृष्ठ के दोनों और विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? तो दोनों और जो होगा E बराबर होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। प्रश्न नंबर 9, अनंत तार में विद्युत क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? तो अनंत तार अगर है तो विद्युत क्षेत्र किस पर निर्भर करेगा? तो अनंत तार के लिए होगा E बाय ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r। तो यानी ये निर्भर करता है एक दूसरे का व्युत्क्रम पर, एक दूसरे के व्युत्क्रम पर, और ये कई बार पूछा भी गया है। यदि है ना ये सिग्मा ऋणात्मक हो तो दिशा किधर होती है? तो अगर ऋणात्मक हो तो पृष्ठ की ओर, सीधी सी बात है। अगर ये ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर, अगर प्लस है तो बाहर की ओर, यानी पृष्ठ के अंदर की ओर, यानी ऑप्शन 1। गोलक के बाहर विद्युत क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? तो गोलक के बाहर बिंदु आवेश की तरह होता है, यानी ई समानुपाती क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन 3, कुल आवेश पर भी और त्रिज्या पर भी। गोलक के भीतर बिंदु का प्रवाह कैसा होता है? तो गोलक के भीतर कितना होता है? 0 होता है, तो ये हो गया 0। अब है भाग H, जो कि अंतिम भाग है, और ये संपूर्ण का मिश्रित है। देखिए पहला इसका प्रश्न है मिश्रित का, किसी चालक में आवेश का वितरण कैसा होता है? तो चालक में आवेश का वितरण होता है सतह पर, तो ऑप्शन 1 सही है। कूलाम्ब नियतांक का मान कितना होता है? तो इसका होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर प्रति कूलाम्ब स्क्वायर, एक ऑप्शन। विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूसरे को क्यों नहीं काटती है? क्योंकि 2 रेखा अगर काट देगा तो दिशा निश्चित हो जाएगी, जो कि असंभव है, क्योंकि एक दिशा पर केवल एक, क्योंकि एक बिंदु पर सिर्फ एक ही दिशा संभव है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो आघूर्ण को P से दिखाते हैं, और ये होता है Q इंटू 2L, है ना, और ये होता है Q इंटू 2L, तो ये हो गया आंसर ये। अच्छा, इसका अगर SI मात्रा कोई पूछे कभी तो इसका मार देना कूलाम्ब मीटर, जिसको कि डिवाई भी कहते हैं, याद रखिएगा अगर इसका पूछा जाए। डिवाई DEBY इसका SI मात्रक होता है, बहुत बार ये भी पूछा गया है, तो ऑप्शन पहला सही है। गोलक के भीतर विद्युत क्षेत्र ये हमेशा 0 होता है। गोलक के बाहर विद्युत क्षेत्र किसके समान होता है? बिंदु आकार के होता है, और इसका जो होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल का सूत्र क्या होगा? एक समान विद्युत क्षेत्र में होता है कि F बराबर QE। अब प्रश्न नंबर 8 है विद्युत प्रवाह का SI मात्रक। तो विद्युत प्रवाह का SI मात्रक होता है F बराबर E बराबर F/Q, और इसका जो होता है F का क्या होता है? F का होता है E बराबर होता है F/Q, विद्युत प्रवाह। अच्छा, विद्युत प्रवाह का ऐसा विद्युत प्रवाह का तो होगा
विद्युत प्रवाह का, जिसको फाई से दिखाते हैं, विद्युत प्रवाह का होता है ई और इसका होता है ds, और ई का होता है F/Q और इनटू ds। तो F का होता है न्यूटन पर कूलम और इधर होता है मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर प्रति कूलम। किसी प्रश्न नंबर 9, यानी पहला ऑप्शन सही 8 का। प्रश्न नंबर 9, यदि किसी बंद सतह के भीतर कुल आवेश शून्य हो, तो आवेश अगर शून्य हो, यदि किसी बंद सतह के भीतर कुल आवेश शून्य हो तो प्रवाह कैसा होगा? तो प्रवाह भी शून्य होगा। अनंत पतली तार के लिए विद्युत क्षेत्र, तो ये होता है ऑप्शन नंबर 1, ई बराबर है ना λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, यानी 1/r पर निर्भर करता है। अनंत समतल पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? तो समतल के लिए होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और गॉस का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद है आपको सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको सारा ये ऑब्जेक्टिव समझ में आया तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।